बशारत साहब, आपने 3 तंजीमें चेंज की है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हो। आपको तीनों में क्या डिफरेंस लगी जो आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए? आपकी जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसका जो स्लोगन है कारवान ऑफ चेंज, आप कौन सी चेंज लेके जा रहे हो इलेक्शंस में? बशारत साहब, आपने हंदवारा में लास्ट टाइम बोला कि आर्टिकल 370 वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या इस बात से बीजेपी में आपकी अहमियत बढ़ जाती है? मतलब कश्मीर के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया। वो आज यासीन मलिक साहब की बात करते हैं। यासीन मलिक साहब तो मेन स्ट्रीम में एजेंट हुआ करते थे। 87 में जब रिगिंग की इलेक्शंस में, तब वो इस चीज़ की तरह गए। तो ये अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं लगता है कि इससे कश्मीरी लोग पीछे ही होते जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक बांडे और आप देख रहे हैं तामुल इरशाद। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यानी कि बशारत बुखारी साहब। मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि हर वक्त देखा जाए कश्मीर के लोगों को पॉलिटिशियंस ने इमोशनल फूल बनाया है, लेकिन आपकी जो पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसका जो स्लोगन है कारवान ऑफ चेंज, आप कौन सी चेंज लेके जा रहे हो इलेक्शंस में? अगर आप यकीन करेंगे, जब मुझे भी कोई मेरे ख्याल से 19-20 साल हो गए, बहुत कम बयान और बहुत कम बातें मैंने बोली हैं। जब मैं चाहे एमएलसी था, इवन मैं चीफ स्पोक्स पर्सन था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, तब भी मैं बड़ा लपातुला बोलता था कि कोशिश ये रहती थी मेरी हमेशा कि ऐसी कोई बुलंद बांग दावे ना किए जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए इससे लोग तो माइल हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको धोखा लगे या वो हम उस पर उतर ना पाए। ये मेरा ज़ाती था, इसमें पार्टी का कुछ नहीं था, अपना ज़ाती स्टाइल था मेरा। हाँ, जब मैं एमएलसी था, काउंसिल में बोलना, इश्यूज़ पे बोलना, चाहे इक्तिसादियात हो, चाहे तामीराती काम हो, इवन चाहे सियासी मामलात हो, या एमएलए बन के तब भी वहाँ पूरी तरह से बात की, पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, कोशिश की ईमानदारी के साथ बात करें। और जब मैं वज़ीर भी था, बड़े इंपॉर्टेंट कलमदान थे मेरे पास, लॉ, जस्टिस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, रेवेन्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, और हॉर्टिकल्चर भी। उस दौरान भी मैंने बहुत कम बोला होगा, लेकिन कोशिश, क्योंकि तब बोलने की बारी नहीं होती, तब करने की बारी होती है, तो कोशिश की हम काम करें। और सबसे बड़ी बात जो है, जिसका मुझे एक बड़ा इम्तहान था मुझे मेरे अंदर, मेरे ज़मीर का, वो ये था कि मैं उन महकमों की सरबराही कर रहा था जिनमें ऐसे इश्यूज़ थे, मामलात थे, जिन मामलात के एतबार से हम लोगों से बात करते थे, लोगों के जलसों में जाके तकरीरें करते थे और उस पर वोट लेते थे। तो ये मेरे जहन में हमेशा अंदर ये बात हलचल मचाती थी कि कुछ मामलात पे हमने वोट लिए हैं लोगों को, तो लोगों से, तो उधर हम कोई गलती ना कर बैठे। मैंने अपने हिसाब से ईमानदारी के साथ काम किया, बाकी लोग, सबसे बड़े जज तो लोग हैं, वो देख लेंगे। इसलिए तब भी जब मैं मिनिस्टर था, तब भी बहुत कम बोला मैं, जब मजबूरी पड़ी। आज मैं बोलता हूँ, पिछले 1.5 साल से मैं बोले जा रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, या कभी कभी मुझे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि मैं कई ऐसी बात तो नहीं कर रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि कोई अफलातून बैठा हुआ है। ऐसा भी नहीं है, बट दरअसल जब लोग आपको इज्जत दें, आपको लोग ही, अल्लाह ताला का करम होता है, फिर लोग ही आपको कहीं पहुंचा देते हैं, खासकर सियासी मैदान में। तो फिर मैंने इसलिए बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि मैंने जो तजुर्बा हासिल किया, जो लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी, 18-19 साल का 20 साल तक हो गए, तो शायद फ़र्ज़ बनता है कि मैं हक बात करूं या वो बात करूं जो लोगों को मालूम ना हो। तो लेकिन ये होते होते भी हम बड़े घबराए हुए हैं कि जब हम कारवान ऑफ चेंज भी कहते हैं, कि इस पर हम बहस भी करते हैं, पार्टी के अंदर बात भी करते हैं, इवन तेज़ कलामी भी हो सकती है जब आप डेलिब्रेशंस में हो, लेकिन फिर भी हम बाहर ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं कि हम सोचते हैं कि कहीं लोगों को धोखा ना लगे। फिलहाल हम एक इस डगर पे हैं कि जो हमने शुरू किया है कि आप लोग लीडरान से भी, लोगों से कहते हैं सच सुनिए, लीडरों से कहते हैं सच बोलिए। अगर हम सिर्फ इस डगर पे पहले शुरुआत करेंगे कि हमें लोगों को सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत दावे नहीं करने, बुलंद बांग दावे ऐसे नहीं करने जो हम पूरे नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है कि एक सेहतमंद शुरुआत है। जी, बशारत साहब, आपने 3 तंजीमें चेंज की है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हो। आपको तीनों में क्या डिफरेंस लगी जो आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आए?
बड़ा मुश्किल सवाल है ये। मुश्किल इसलिए नहीं है कि मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल आपके लिए, आपको बहुत वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि इस सवाल के लिए आपको एक अलग एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज आई विल हैव टू व्हाटएवर आई से उसकी तफसील देना लाजमी होता है, बिकॉज यू हैव टू सबस्टेंशिएट योर आर्गुमेंट। मोटा मोटा ये बता दूंगा कि जिस पीडीपी में हम शामिल हो गए थे मुफ्ती साहब की क़यादत में, नौकरी छोड़ के गए थे जनाब, कोई 21 साल तब मौजूद थे हमारे, तो जिस चीज़ के लिए गए थे वो बाद में आखिरी जब मुफ्ती साहब के गुजरने के बाद वो उस असलूब वो या प्रोग्राम, वो मिजाज या वो जो लोगों के तई जो एक एहसास होता है वो नहीं रहा वहाँ पे। तो मैं अभी आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं निकला या मुझे निकाला गया, वो अलग बात है, वो कभी बता दूंगा। तो ये वजह हुई कि एक दूरियां बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो फिर आपको मैं बहुत वसूख से कहता हूँ कि वजीर होने के नाते, खासतौर से लॉ और रेवेन्यू, मुझे एक इत्मीनान हो गया कि हमारे पास जितने भी स्पेशल पावर्स बचे हुए हैं, अगर यही बच पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। दिल मेरा मुतमईन था कि अगर इतने बच पाते हैं तो अच्छा है, तो ऐसी कोई हरकत हमसे ना हो जाए जो हमसे ये भी छीना जाए। और ऐसा हुआ बाद में। तो ये इत्मीनान लेके, हालांकि उस वक्त भी मेरे पास मेरे साथियों का बड़ा, मैं ये प्रेशर नहीं कहूँगा, उनकी मोहब्बत थी, जो 14-15 लोग थे वो कहते थे हम अलग पार्टी बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसमें वोट डिवाइड होता है, मैं नहीं बनाऊंगा। वो बाद में भी हुआ, जब मैं एनसी छोड़ गया तब भी बड़ा प्रेशर था। तो मैंने कहा नहीं, क्या करना पार्टी बना के। तो उस वक्त मेरा सिर्फ एक चीज़ था कि क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है, इतने सारे हमारे पास इख्तियारात हैं, स्पेशल स्टेटस जो मैंने एंजॉय किए, अमल भी किया उस पर, बड़ा अच्छा लगा मुझे तब। तो एमएलए रह चुका था मैं 9 साल। तो मेरा जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एतबार से जहन में था ना कि वहाँ अब क्या आगे करना है, तो मैंने सोचा ठीक है, अगर एनसी के प्लेटफॉर्म पे रह के मैं एमएलए बनता हूँ और सरकार आ जाती है, या एमएलए बनता हूँ, ये जो बाकी मांदा काम पड़े हुए हैं या जो मेरे जहन में अभी हैं, मैं वो काम पूरे करूँगा। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, कोई और सियासत नहीं थी। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं 2 साल 2 महीने और 21 दिन रहा। मेरे लिए ज़िंदगी का हसीन तरीन तजुर्बा है ये। और जो बशारत बुखारी आज आपके सामने बैठा है, अगर शायद मैं एनसी में नहीं गया होता तो ये बशारत बुखारी आपके सामने नहीं होता। बहुत कमी होती, बहुत सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी वहाँ पे कि यूँ कहिए कि अगर कहीं कहीं गड़बड़ पीछे हुई है, उस बात का भी मुझे एहसास हुआ कि गड़बड़ क्यों हुई, क्यों हो गई है। हाँ, तो हालांकि उमर साहब के साथ बड़ी दोस्ती थी भी, है भी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर, बड़े सीधे इंसान हैं। तो लेकिन सीधे तो नहीं है, सीधे इन द सेंस की मतलब हिस्ट्री की तरह देखे तो सीधे नहीं है, ओवरऑल लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग में कह रहा हूं, जब आपसे ताल्लुकात बनते हैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। तो लेकिन अब एक शख्स की तरफ आप सिर्फ नहीं देख सकते, आप पूरे सिस्टम की तरफ देखते हैं, पार्टी में क्या है, कैसा प्रोग्राम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो मैं उसके से निकल आया, ख़ास तौर से इसलिए कि मैंने उस वक्त भी कहा कि पीएजीडी जो बना, उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में वोट लिया कि हम दफ़ा 370 को बहाल करेंगे उस सूरत में जिस सूरत में वो पहले था। और ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि उस सूरत में जिस सूरत में वो पहले था, मैं भी आपको कल परसों मुझे दोबारा सवाल पूछना पड़े और बाकी चीज़ें वापस लाएंगी जो गई। तो मैंने डीडीसी इलेक्शन के बाद ही कोई 10-15 दिन के बाद मैंने इंटरव्यू दिया इसी कमरे में, केएनएस को शायद, कि मैंने कहा कि आप प्रोग्राम बता दीजिए, रोड मैप बताइए लोगों को कि कैसे इसको हासिल करना है जी। अगर आपके पास रोड मैप नहीं है तो लोगों से माफ़ी मांग लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग माफ़ कर देंगे, अल्लाह भी माफ़ करता है, लोग भी माफ़ करेंगे। लेकिन दुलमुल यथवनाशिस कशिश पे दुलमुलस मज मत थयो इसमें थयो तो कोई तिथिस डार्क में जर्डिस मज ये तिस वापसी को खसित। तो मैंने कहा कि आप प्रोग्राम बता दीजिए, नहीं हो तो ये भी बता दीजिए, नो कोई दिक्कत नहीं, बट लोगों को बता दीजिए और ये बताइए कैसे और कब वापस लाएंगे। 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं बताया। जब भी 2 साल शायद 2 महीने के बाद मैं छोड़ गया वो, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, तब भी कोई इसका जवाब नहीं मिला। और ख़ास तौर से जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आ गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी साहिबान ने, जिसमें डॉक्टर फारूक साहब भी शामिल हैं, हमारे मसूदी साहब भी शामिल हैं और हमारे मोहतरम अकबर लोन साहब भी शामिल हैं, उन्होंने कहा हम इसमें नहीं जाएंगे। मसूदी साहब का स्टेटमेंट है, वो चिट्ठी है वो जो उन्होंने जस्टिस रंजना देसाई जी को लिखी कि अगर हम आपकी इस
कमेटी में आएंगे तो इसका मतलब हम 5 अगस्त को जो हुआ उसको तस्लीम करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे जाने से सुप्रीम कोर्ट में केस कमजोर पड़ जाएगा, ये उनकी तावील थी जो उन्होंने बता दिया। तो मैंने उस वक्त सवाल किया, किसी मीडिया वन ने पूछा, शायद ईटीवी ने पूछा, उन्होंने पूछा, मैंने कहा कि उनको जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त ये एमपीज हैं, इनको नॉर्थ कश्मीर को, साउथ कश्मीर को, सेंट्रल कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ इन्हीं को नहीं रिप्रेजेंट करना है, उनको पीर पंचाल और क्या चनाब वैली को भी रिप्रेजेंट करना है क्योंकि उन्होंने हमेशा कश्मीरी पार्टीज और लीडरों की कदर की है, वोट दिया है, सपोर्ट दिया है और इक़्तिदार में पहुंचाया है। मैंने कहा इनका फर्ज बनता है कि ये इस वक्त कैसे पीछे हट सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब ये एमपी बने तब स्टेट थी और आर्टिकल 370 35 है, सब कुछ था। और जब ये आज पार्लियामेंट में है तो आज ये यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इनको यूटी को रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। और जब इनका पार्लियामेंट में बैठने से सुप्रीम कोर्ट में केस कमजोर नहीं होता है आज की तारीख में, तो डिलिमिटेशन कमीशन में जाने से कैसे कमजोर होगा भाई? ठीक है, मैं निकल आया। हाँ, मसूदी साहब ने शायद फरमाया कि ये जो पॉलिटिशियंस हालांकि मैं हूं नहीं, इनको पता ही नहीं कानून क्या होता है, इनको पता नहीं सिस्टम कैसे चलता है, इनको पता नहीं अमल दरामद कैसे होता है। तो ठीक है, हम नाकारा निकट्टू हैं जनाब, ठीक है, मान लेते हैं, नाकाबिल है, नालायक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 5-6 महीने के बाद यही एमपी साहब चले गए। मैंने फिर सवाल, तब मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आया था, मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप ये बोले जब आपने इनकार कर दिया जाने से, आप तब सही थे कि जब आप जा रहे हैं अब सही हैं? ठीक है, मेरा मानना है कि अगर ये पहली मीटिंग में जाते, जो हुआ, जैसे 6 सीटें जम्मू को मिली, हमें 1 मिली और कॉन्स्टिट्यूंसीज इधर की उधर हो गई, शायद नहीं हुआ होता अगर ये पहली मीटिंग में जाते। तो तबाही मचाने के बाद ये फिर जाते हैं कि हम तबाही को ठीक करेंगे। अब ये तब सही थे या अब सही? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त दिल्ली के साथ इनकी बात थी कि हम आपको पूरा मौका देंगे, रूम देंगे, जो करना है कर लीजिए, हम नहीं आएंगे, ठीक है जनाब, हम बाद में आएंगे। ऐसा भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन से मिले, ये बड़ी खुशी खुशी मिले और खुशी खुशी बाहर आ गए, ये जानते हुए भी कि 6 जम्मू को गई, एक ही हमको गई। अब मुमकिन है ये समझते होंगे कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो उनकी सवाबदीद है, उस पर छोड़ देते हैं। तो यही वजह थी कि जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा वो साथियों का प्रेशर वेशर था, यहां तक कि एक पार्टी का नाम भी तजवीज़ हुआ था और झंडा भी तजवीज़ हुआ था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, एक एग्जिस्टिंग पार्टी थी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो पिछले 40-42 साल से नबर्द आजमाई कर रही है, और उस वक्त मरहूम लोन साहब एक सोच लेके निकले थे जिसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। ही वॉज ए रेबल, आई नो इट, बिकॉज मैंने उनके बचपन में जलसे उनके अटेंड किए हुए हैं, जब वो करीरी आते थे या बांडीपुरा ननिहाल है वो हमारा, वहाँ जाते थे। ही वॉज ए रेबल दैट वे। तो उस वक्त उस सोच के साथ लोग नहीं चले, चेंज के साथ। क्या वजह, आई डोंट नो। मुझे लगता है कि अगर शायद तब चले होते उस सोच के साथ तो ये चीज़ें नहीं हुई होती जो उसके बाद, खासतौर से 90 या 87 के बाद हुई। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्योंकि पुरानी जमात है, लोग फिर अच्छा इल्ज़ाम देते लोग, अगर नई पार्टी बनाते कहते दिल्ली ने बनवाई। मैंने कहा यार किसको इतनी हिम्मत है, अब वो ये बोझ भी सर पे ले कि दिल्ली ने बनाई। मैंने कहा नहीं बनानी जनाब, अब पुरानी किसी तंजीम में जाके बैठ जाएंगे, और विदाउट किसी चीज़ के हम इस पार्टी में चले गए कि कहीं ना कहीं काम करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी का इम्तहान भी बाकी है, बिकॉज इम्तहान तब होता है जब आप सरकार में आके आपका वजीर आला बनता है। तो पिछले 42 साल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ये इम्तहान देने का मौका मिला ही नहीं। मेरे ख्याल से पार्टी बनने के बाद एक बार शायद लोन साहब एमएलए बने, बाद में उनको बनने नहीं दिया गया। तो अब इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इसी प्लेटफॉर्म पे आके अगर लोगों ने इम्तहान देने का मौका दिया तो इम्तहान देंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बशारत साहब, आपने हंदवारा में लास्ट टाइम बोला कि आर्टिकल 370 वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या इस बात से बीजेपी में आपकी अहमियत बढ़ जाती है? नहीं, अगर आपके पास फिर कभी आगे टाइम होगा तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वहाँ पे आपको ये एहसास होगा कि बीजेपी वालों को मेरी मोहब्बत कभी नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में, क्योंकि उसके लिए आपको फिर जब हम सरकार में थे तो वहाँ जाना पड़ेगा, आज मौका नहीं है। मेरे ये बीजेपी मुझे पसंद करे या नापसंद करे, मेरा बशारत बुखारी का वजूद इसे नहीं है, ठीक है।
ज़ाती वजूद है, हम एक फैमिली से हैं, इंसान है, अल्लाह ताला ने पैदा किया, ये एक बहुत बड़ा वजूद है जो रब ने बख्शा है। उसके बाद अपना कॉन्डक्ट, जैसे रेडियो में काम किया, फिर MLA MLC रहे, मिनिस्टर रहे, लोगों ने मोहब्बत दी, वजूद हमारा उससे है, किसी ऊपर वाले से वजूद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। लेकिन हक बात बोलने से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, घबराते वो लोग हैं शायद जिनको प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने ये कहा कि जिस जमात ने ये लिया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। एक बात पे नहीं, बेसिकली मैं आपको एक बात मेरी सुनिएगा, मेरा बिगड़ जाएगा। नहीं, एक मिनट। मैं उनको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने 70 साल से, 50 साल से, 30 साल से लोगों को ये बताया कि हम ये चीज खत्म करेंगे, उनके करके रख दिया, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बिलीफ था वो। एग्जैक्टली। हमारे लोगों ने कहा कि हम पुरानी चीजें भी वापस लाएंगे, नई चीजें जो बची थी वो भी गई। इसलिए इस बात के लिए उनका अप्रिशिएट, उन्हें अपने लोगों को जो उनका अपना वोट बैंक है, जो उनसे चलते हैं उनके साथ, उनको धोखा नहीं दिया, इस बात के लिए अप्रिशिएट है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये सब किया, लोगों को कह के पार्लियामेंट में किया, कई चीजें गलत की, इन द सेंस की जो शायद आइन की रूह से गलत हैं, वो वापस देंगे क्या? मुझे बताइए, जितनी भी पार्टीज वहां हैं आज की तारीख में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बाकी जमातें हों, उन लोगों ने भी बीजेपी के हक में वहां वोट दिया, यानी हमारे खिलाफ वोट दिया। यहां तक कि जो केजरीवाल साहब स्टेट चाहते हैं कि दिल्ली को स्टेट बनाइए फुल फ्लेज्ड, उन्होंने हमारी स्टेट को यूटी बनाने के लिए वोट दिया। अंदाजा करिए ना, जो खुद के लिए चाहते हैं वो शख्स स्टेट, और हमें यूटी के लिए वोट दे दिया, यूटी बनाने के लिए वोट दे दिया। अब मुझे बताइए, कौन सी जमात ऐसी है हिंदुस्तान में जो जब आएगी फुल फ्लेज्ड 2/3 मेजॉरिटी के साथ, फिर कब आएगी और फिर कब वो ये सोचेगी कि हम जम्मू कश्मीर को पुराना स्टेटस वापस देंगे? हाँ, लोगों को बहलाने के लिए बात बड़ी खूब है, बहुत अच्छी है, शानदार बात है कि जैसे मैंने कल ही किसी PhD लीडर का परसों सुना कि हम 370 को बहाल कराने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। कौन से दम तक? वो दम कब खत्म होगा? क्योंकि 31 से चल रहे हैं हम, फिर 47 से चल रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि हम कहते आए हैं हम कि हम रियासत की तकद्दुस को बहाल करेंगे, अभी तक बहाल नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ होगी कि आज से 70 साल के बाद, 90 साल के बाद जो PhD की जमातें हैं या NCPDP है, इनके बच्चों के बच्चे जब होंगे, वो ये तब कहेंगे कि PhD ने कुर्बानी दी है, हमारी कुर्बानियां हैं, मिला क्या? खाक, कुछ नहीं। जो PhD में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने सो साहब को एक्सपेल इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बीजेपी से वोट उनको मना किया, वोट डालने से उनको एक्सपेल कर दिया। आज वो कहते हैं कि हमें वोट दो, बीजेपी से दूर रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब सच बता रही है, आप सच बता रही है? ये सवाल मैंने जब भी पूछा था, जब मैं शेरविन में था तब कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बातों का मुझे लगता है कि न ये सच बोल सकते हैं न ये झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि क्या सच है क्या झूठ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता बशारत साहब, मतलब कश्मीर के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया। वो आज यासीन मलिक साहब की बात करते हैं। यासीन मलिक साहब तो मेन स्ट्रीम में एजेंट हुआ करते थे 87 में, जब रिगिंग की इलेक्शंस में, तब वो इस चीज़ की तरह गए। तो ये अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं लगता है कि इससे कश्मीरी लोग पीछे ही होते जा रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत धोखा, उनको अब जो सही भी करने जा रहे हैं उनको उन पे भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि माजी में ऐसा हो चुका है। कैसे होगा? जैसे मुझे याद है जब मफ के इलेक्शन थे 87 में, हमारे पंजीपोरा के एक थे एडवोकेट सोफी साहब कैंडिडेट थे, तो हमने उनके लिए कैंपेन चलाया मफ के लिए तब। लेकिन अल्टीमेटली, और बहुत लगता था कि मफ को 10-15 सीटें मिलेंगी, तो नहीं मिली। बेसिकली जो जितनी भी सियासी जमातें रही हैं, उन्होंने हमेशा हर चीज़ को अपने पैराई में देख के अपने लिए इस्तेमाल किया है। जैसे अगर सरकार में कोई है तो पुलिस को एक्शन करके किसी को मार देती है, कोई मर जाता है, उस वक्त आप उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, आप कानून के तहत कोई चीज़ करते हैं, आप वज़ीर आला हैं, आप जस्टिफाई करते हैं, ओके। जब आप वज़ीर आला नहीं होते हैं, आप वैसे ही किसी एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, धरना भी दे देते हैं और उनके घर ताज़ियत पे भी जाते हैं। अब मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि अब की बार लीडरों का इम्तहान है नहीं, अब की बार लोगों का इम्तहान है, क्योंकि लीडर बदलेगा नहीं, मिजाज बदलता नहीं है। कितना बदलेंगे आप? जैसे मेरा जो मिजाज है ये बदलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश की जाए, थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब की बार लोगों का इम्तहान है, क्योंकि सियासी जमातों और बड़े बड़े लीडरान ने जो इक़्तिदार में बैठे हैं
मज़े किए हैं, वो भी दिल्ली के साथ मिलकर हमेशा इक़्तिदार में मज़े किए हैं, और वो लोग नहीं बदलेंगे। अब की बार लोगों का इम्तिहान है और लोगों की सोच की कसौटी पे उतरना है कि उसमें अगर लगता है कि हम में से कोई गलत बोल रहा है या इस लायक नहीं है, लोग फैसला कर सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बशारत साहब, अगर कल को PAGD की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है आपकी हिस्सेदारी उसमें नहीं होगी। अगर BJP की सरकार बनती है तो क्या आपकी हिस्सेदारी उसमें होगी? मैं आपका एज एन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ। नहीं, अभी तो हम तो बलबूते पे अपने इलेक्शन लड़ेंगे जितना लड़ सकते हैं। उसके बाद जो उस वक्त की सूरत हाल होगी उसी हिसाब से हम फैसला करें। बेसिकली बात यह है कि देखिए, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है अभी, ठीक? स्टेट अगर लेना है हमें तो किससे लेना है? मैंने कल भी बात की इस पर कि कोई पूछ रहा था मुझसे। मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि हम स्टेट को बहाल करेंगे। मेरे हिसाब से मुतालबा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐवान में कहा जिसमें लोगों के चुनिंदा नुमाइंदे हैं जो सरकार चलाते हैं। लेकिन जब से उन्होंने कई बार कहा लेकिन बहाल नहीं हुआ स्टेटहुड, तो मुझे लगता है कि शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस को स्टेटहुड के लिए जदोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूटी स्टेटस के साथ जिंदा रह के हमें वो मकाम, वो इज्जत अपने ज़मीर के अंदर नहीं मिल सकता है जो स्टेट में है, कम से कम। क्योंकि आइन की रूह से आप किसी भी स्टेट को यूटी बना नहीं सकते, कहीं पे नहीं है। हाँ, आप यूटी को स्टेट बना सकते हैं। अब उन्होंने आइन को साइड में रखे स्टेट को यूटी बना दिया, तो मुझे लगता है कि शायद इसके लिए भी जदोजहद करना लाजमी बन जाता है। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, आपका सीधे मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, तो आप यानी अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को किस जगह देखते हो इलेक्शन में? मैंने अभी कुपवाड़ा गया था, वहाँ मैंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने कहा इस तरह की बातें करना तकब्बुर और गुरूर और नखवत की निशानी है, बल्कि उसमें ये मुनासिब है कि हम लोगों से इस्तदा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमें सपोर्ट कर लीजिए, हमारे प्रोग्राम जो भी हम देंगे इनको इलेक्शन के तहत उस पर हमें सपोर्ट कर लीजिए, हमें इक़्तिदार में लाइए, हम कोशिश करेंगे बेहतर करने की। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारा प्रोग्राम ठीक होगा, इंशाल्लाह ठीक होगा, और लोग हमें सपोर्ट करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताएंगे। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा, जो अल्लाह ताला के हाथ में चीज़ें हैं उसको बताना और ख़ुद अखज़ करना मुझे लगता मुनासिब नहीं है। शुक्रिया बशारत साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आप आई, मुझे अच्छा लगा। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी साहब। दीजिए इजाज़त, मैं महक बांडे, कैमरामैन आसिफ के साथ।